मेरी बॉडी आईवीएफ के लिए रेडी नहीं थी। उसको रेडी करने के लिए रोज़ मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था और इंजेक्शन्स लगवाने पड़ते थे। 1 महीने बाद जब स्कैन हुआ तो पता लगा कि हमने ट्रिपलेट्स कंसीव किए थे। लेकिन एक बेबी अपने आप मुझे अपने बच्चों को गोद में उठाने का, प्यार करने का, फीड कराने का मन ही नहीं करता था। कई बार मुझे इस कठिन यात्रा में लगता था कि क्या वाकई में मुझे ये बच्चे चाहिए। पर फिर मुझे एहसास हुआ कि ये बच्चे ही तो मेरी सबसे बड़ी खुशी हैं। एक इंसान को अपनी जिंदगी में कितने इंजेक्शन लगते होंगे? 50, 100। लेकिन मुझे अपनी माँ बनने की इस जर्नी में 650 इंजेक्शन लगे हैं। और मैंने ये इंजेक्शन इसलिए लगवाए ताकि मैं इस दुनिया की सबसे अनमोल खुशी को महसूस कर सकूं। माँ बनने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये मेरी दुनिया की सबसे अनमोल खुशी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ईशू है और मैं एक प्रोफेशनल योगा टीचर और स्पिरिचुअल हीलर हूँ। आज मैं अपनी प्रेगनेंसी से जुड़ी उन बातों के बारे में आपसे बात करूंगी जिससे हर महिला गुजरती है लेकिन बात करने से झिझकती है, जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। 2018 में जब मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया तब मुझे लगा कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। डिलीवरी के बाद जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके ट्विंस हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। किसका सपना नहीं होता ये, एक साथ एक लड़का और एक लड़की। हमारे समाज के हिसाब से तो आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है ना। लेकिन मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग था, और वो क्या मिसिंग था मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था। मैं खुश नहीं थी। मैं अपने बच्चों को अपनी गोद में नहीं उठाना चाहती थी। मेरे आसपास के सभी लोग खुश थे। मुझे याद है जब नर्स मेरे पास आई थी और उसने मुझे बोला कि आपको अपने बच्चों को फीड कराना है, तब मैंने अपनी मम्मा को बोला था कि मम्मा प्लीज़ इन बच्चों को यहाँ से ले जाइए, मुझे सोना है। मेरी मम्मी ने सोचा कि थकी हुई है, इसको सोना होगा, और वो उनको वहाँ से ले गई। हॉस्पिटल में जब तक मैं 2-3 दिन थी, नर्स हर रोज़ बहुत बार मेरे पास आती थी कि आप अपने बच्चों को फीड कराइए, और मैं हर बार यही बोल देती थी कि फीड आ ही नहीं रहा है, मुझसे फीड नहीं करवाया जा रहा है। वो लोग कोशिश करते थे। मुझे अपने बच्चों को गोद में उठाने का, प्यार करने का, फीड कराने का मन ही नहीं करता था। बहुत से लोग आते थे और तरह तरह की बातें करते थे। बच्चों को फीड नहीं कराओगी तो बच्चों की ग्रोथ कैसे होगी, बच्चे बड़े कैसे होंगे, क्या कोई भी बच्चा माँ के दूध के बिना बड़ा होता है, बच्चों को डब्बे का दूध पिलाओगी। यही सब सुनती रहती थी, पर अंदर मेरे क्या चल रहा था शायद मैं खुद भी नहीं जानती थी। मुझे बस इतना पता था कि मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन उसका कारण क्या था मुझे नहीं पता था, और समाज के डर की वजह से मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। मुझे ऐसा लगता था कि सब लोग मुझे जज करेंगे कि क्या कभी ऐसा होता है कि कोई माँ बने और उसको खुशी ना हो, अपने बच्चों से प्यार ना हो। बस यही सोच के जो अंदर चल रहा था उसे अंदर ही रहने देती थी। और मैंने भी एक दिखावे का मुखौटा पहन लिया था। दुनिया को मैं दिखाती थी कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे उनसे बहुत प्यार है, पर असल में तो अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो लाइफ बस ऐसे ही चले जा रही थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे। ज़्यादातर मेरे आसपास के लोग ही बच्चों का ध्यान रखते थे, और मुझे बस सारा दिन लेटे रहने का मन करता था। ऐसे ही चलता रहा, और फिर ऐसा बहुत बार हुआ। मैंने अपने बच्चों को फॉर्मूला मिल्क पे रखा। मेरे एक फैमिली डॉक्टर ने मुझसे ये भी पूछा था कि आप बच्चों को फीड नहीं कराना चाहते या आपका फीड आ ही नहीं रहा है। तब मैंने उन्हें झूठ बोला, क्योंकि मुझे सच बोलने की हिम्मत नहीं थी उस वक्त। मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे नहीं समझ रहा, मुझे सिर्फ सोने का और सिर्फ लेटे रहने का मन करता था। अपने बच्चों के बहुत से बेसिक से काम बस मैं करती थी। उनसे प्यार, अटैचमेंट, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, और लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा। तो मुझे अपनी बॉडी में अच्छा लगने लगा। वैसे वैसे मुझे समझ में आने लगा कि जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन था।
डिप्रेशन एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन कितने लोग जानते हैं इसके मायने? हमारे आसपास के लोग इस शब्द को नहीं समझते हैं, और अगर समझते भी हैं तो इसके बारे में कोई नहीं बात करना चाहता। जैसे जैसे धीरे धीरे मुझे डिप्रेशन के बारे में पता लगने लगा, मैंने अपने आसपास के लोगों से, अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स से इसके बारे में बात करना चाहा, पर किसी ने इस बारे में मुझसे बात नहीं की। और अगर करते भी थे तो यही सब सुनने को मिलता था कि तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम कोई पहली बार माँ थोड़ी ना बनी हो, सभी लड़कियां तो ये करती हैं, तुम ओवर थिंक कर रही हो। बस यही सब सुनने को मिलता था और मैं चुप हो जाती थी। लेकिन मुझे तब ये बात समझ में आ गई थी कि अगर मेरे बच्चों के लिए कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ मैं कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पहले खुद अपने पैरों पे खड़े होना होगा। 2019 में एक बार मैं बहुत बीमार हो गई थी, हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। तब मेरे एक बहुत क्लोज फैमिली मेंबर ने बोला था कि खुद को तो संभाल नहीं सकती है, बच्चों का क्या ही ध्यान रखेगी। बहुत रोना आया, पर फिर लगा कि शायद वो सही तो कह रहे हैं, क्या ही कर रही हूं मैं अपने बच्चों के लिए। रोते रोते मैं अपनी मम्मा के पास गई। उन्होंने मुझे कहा कि तुझे जीवन में अपने पैरों पर खड़ा होना है, और किसी और के लिए नहीं, अपने लिए सबसे पहले, उसके बाद ही तो बच्चों का ध्यान रख पाएगी। और मैंने उनसे पूछा कि कैसे, मैं कुछ तो नहीं कर पा रही हूँ। इतना ज्यादा इमोशनली ड्रेन्ड मैं फील करती थी, फिजिकली ड्रेन्ड फील करती थी कि पता ही नहीं था कि अगर जिंदगी की शुरुआत की जाए तो कैसे की जाए। मुझे याद है डिलीवरी के बहुत वक्त के बाद तक भी मुझे ये लगता रहता था कि मैं शायद कभी अपने पैरों पर खड़े होकर चल भी नहीं पाऊंगी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा शरीर 2 हिस्सों में बंट गया है, जो शायद कभी नहीं जुड़ेगा। फिर मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि घर में पोछा लगाना स्टार्ट करो। पहले दिन जब मैं पोछा लगाने के लिए नीचे बैठी तो मैं बस नीचे ही बैठ गई, मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। पर मेरी मम्मी ने कहा कल फिर से लगाना है। हर रोज मैं यही करती रही और धीरे धीरे मुझे फिजिकली बॉडी में अच्छा महसूस होने लगा। जब फिजिकली मुझे अच्छा फील होने लगा तो मुझे धीरे धीरे अपने आसपास अच्छा लगने लगा। बहुत टाइम तक मैं यही करती रही। फिर मैंने घर पे थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की। एक ऐप से देख के मैं एक वर्कआउट रूटीन फॉलो करती थी। बहुत छोटा सा सिंपल सा वर्कआउट था, 20 मिनट्स का, वही मैं करती थी। लेकिन उससे बॉडी में एक अलग एनर्जी आने लग गई। धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। हफ्ते में 6 दिन मैं उस ऐप से देख के वर्कआउट करने लगी। वेट लूज करना कभी भी मेरा मोटिव नहीं था या एम नहीं था, बट इस पूरी जर्नी में मैंने 28 केजीज वेट कम किया। धीरे धीरे जब मुझे वर्कआउट से अच्छा लगने लगा, उसके बाद एक दिन अचानक इंस्टाग्राम से मैंने एक योगा पोज देखा। मुझे लगा कि चलो ट्राई करते हैं, पर मुझे क्या पता था वो एक योगा पोज मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। धीरे धीरे मैं पोजेस ट्राई करने लगी, और जब 6 दिन मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती थी तो उसके बाद मैंने 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को दिए और 2 दिन मैंने योगा प्रैक्टिस के लिए रखे। धीरे धीरे योगा का पैशन कैसे बढ़ गया मुझे पता ही नहीं लगा, और 2 दिन से योगा 4 दिन होने लग गया और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 2 दिन। यूट्यूब से वीडियोस देख देख के मैं योगा सीखती गई और करती गई। पूरा 1.5 साल मैंने खुद से प्रैक्टिस किया। उस 1.5 साल में मैं अपने बच्चों के साथ ही योगा करती थी, क्योंकि मैं उनको छोड़ के कहीं और नहीं जा सकती थी। मुझे देखकर धीरे धीरे मेरे बच्चे मेरे साथ योगा पोजेस करने लगे। जब वो मेरे साथ योगा पोजेस कर रहे थे, वही कुछ पल होते थे जब हम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते थे। मुझे अच्छा लगने लगा, बच्चों को भी अच्छा लगने लगा। बच्चों को लगा वो योगा का प्रैक्टिस करना एक जरिया बन गया। जब हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लग गए, वो वक्त बिताना हमें बहुत अच्छा लगने लगा एक दूसरे के साथ, और इसी तरह धीरे धीरे हम हील होने लगे
और हमारा कनेक्शन बिल्डअप होता गया। 2013 में मैं एक आम लड़की थी, एक ऐसी लड़की जिसको बस शादी करनी है और फिर आगे चलकर बच्चे करने हैं और अपना घर संभालना है, क्योंकि यही तो सिखाया जाता है ना हमें। इससे आगे तो कुछ सिखाया ही नहीं जाता, और इसमें गलती किसी की भी नहीं है, क्योंकि जितनी हमें नॉलेज होगी उतने ही हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं। तो मैं भी ऐसी ही थी। 2014 में जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा था अब जिंदगी सेट है, अब आराम से जिएंगे। अपनी जॉब कर रही थी। उसके बाद 2017 में जब हमने सोचा कि हमें अब आगे बच्चे कर लेने चाहिए, अपनी फैमिली आगे बढ़ानी चाहिए, तब टेस्टिंग के टाइम पर मुझे पता लगा कि मेरी फैलोपियन ट्यूब एक बंद है, जिसके कारण नॉर्मल कंसीव कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हमें ये भी तो बताया गया है कि 30-32 से पहले बच्चे कर लेने चाहिए, उसके बाद आपकी क्लॉक टिक करनी स्टार्ट कर जाती है। तो बस यही सब दिमाग में चल रहा था। तो हमें भी लगा कि वक्त हमारे पास बहुत कम है, हमें बच्चा करना है तो जल्दी करना होगा। इसीलिए डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि नॉर्मल कंसीव करना बहुत मुश्किल है, आप आईवीएफ के थ्रू ट्राई कीजिए। अब आईवीएफ की जर्नी बहुत मुश्किल थी, फिजिकली भी, इमोशनली भी। मेरी बॉडी आईवीएफ के लिए रेडी नहीं थी। उसको रेडी करने के लिए रोज मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था और इंजेक्शंस लगवाने पड़ते थे। मेरी पूरी जर्नी में मेरी बॉडी में 650 इंजेक्शन लगे हैं। जी हाँ, 650। लेकिन उस वक्त सब यही तो सोचते हैं कि बस एक बार बच्चा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैंने भी यही सोचा था कि एक बार बच्चा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इसीलिए वो आईवीएफ की जर्नी में मैं चलती गई। लेकिन वो जर्नी बहुत ज़्यादा दुखदायक थी। रोज़ इंजेक्शन लगना, बेड से नहीं उठ पाना, और पूरे 8 के 8 महीने मैं बेड रेस्ट पर थी, अपने सारे काम बेड से ही करना। बट फिर भी एक उम्मीद थी कि चलो जब बच्चे हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जब हमें पता लगा कि फाइनली हमने आईवीएफ के थ्रू कंसीव कर लिया है तो हम बहुत खुश थे। हमें लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पता लगने के एक दिन बाद ही मुझे स्पॉटिंग शुरू हो गई और डॉक्टर ने मुझे फिर से बेड रेस्ट पर डाल दिया। 1 महीने बाद जब स्कैन हुआ तो पता लगा कि हमने ट्रिपलेट्स कंसीव किए थे, लेकिन एक बेबी अपने आप डिस्पोज ऑफ हो गया था। तो अब हमारे पास ट्विंस थे, पर हम खुश थे कि हमारे पास ट्विंस हैं। योगा की वजह से ही मुझे समझ में आया कि जिंदगी कैसे जी जाती है, अपनों के साथ खुश कैसे रहा जाता है। और योगा में धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती रही। लोगों को जब मैंने सिखाना शुरू किया तो उससे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। ऐसा लगा कि कल तक मैं खुद अपने पैरों पर नहीं चल पा रही थी और आज मैं लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हूँ। लोग अपनी लाइफ के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं और मुझसे क्लासेस लेते हैं। धीरे धीरे हीलिंग के थ्रू भी मैंने लोगों को हील करना स्टार्ट किया। इसी तरह आगे बढ़ते हुए फिर एक ऐसा मकाम आया जहां पर योगा में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। योगा में एक पोज है भूनमन आसन, जिसको मैंने 11 मिनट और 11 सेकंड के लिए होल्ड करके हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और इसके पीछे भी एक कहानी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में मेरी जो इंस्पिरेशन है वो है मेरा 6 साल का बेटा। जब वो 5 साल का था तब उसने हुला हूप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसके वर्ल्ड रिकॉर्ड को देखकर ही मुझे लगा कि अरे, मुझे भी शायद योगा में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहिए या इसके लिए ट्राई करना चाहिए। इससे मैंने एक और बात सीखी। हम माँ बाप को हमेशा लगता है कि हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे हमसे सीखते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम बच्चों से सीखते हैं। हर रोज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों से अलग अलग बातें सीखी हैं, जिंदगी को जीना सीखा है, जिंदगी के मायने समझे हैं। तो सिर्फ माँ बाप ही बच्चों को नहीं सिखाते, माँ बाप भी बच्चों से सीखते हैं। मैंने अपनी जिंदगी से एक चीज सीखी है कि पहले खुद की जिंदगी चलाना सीखो, उसके बाद किसी और का घर चलाना। हम लड़कियों को बचपन से ही हमारी सोसाइटी के थ्रू ये सिखाया जाता है कि हमें बस बड़े होके शादी करनी है, बच्चे करने हैं।
हमारे दिमाग में वो इतना ज़्यादा बैठ गया है कि हम उसके बाहर कुछ सोच नहीं पाते हैं। एक प्रोजेक्ट बन गया है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, बट असल में शादी करके क्या होता है, बच्चे करके क्या होता है, ये कोई नहीं बताता। जब एक औरत माँ बनने की जर्नी में होती है, उसकी बॉडी में इतने ज़्यादा चेंजेस होते हैं कि उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। इसीलिए अपनी जर्नी से मैंने इस चीज़ को अपना पर्पस बना लिया कि मुझे न्यू मॉम्स, प्रेग्नेंट विमेन और जो न्यू मॉम्स हैं उनको हेल्प करना है। इसीलिए मैंने प्रेग्नेंट विमेन्स को और न्यू मॉम्स को योगा क्लासेस देना स्टार्ट किया। हमें ये बहुत समझने की ज़रूरत है कि पहले हमें खुद को ठीक रखना है, तभी हम दूसरों का ध्यान रख पाएंगे। जब तक हमारे अंदर प्यार नहीं होगा तब तक हम किसी और को प्यार दे ही नहीं पाएंगे, फिर चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके बच्चे हों। तो इसलिए हर औरत को सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखना है। और अपने जीवन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। औरतों के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी एक प्रैक्टिस कीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, योगा कीजिए, पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, क्योंकि जब आपकी बॉडी ठीक रहेगी, जब आप फिजिकली फिट रहेंगे, तभी आप इमोशनली फिट रह सकते हैं। थैंक यू जोश टॉक्स प्रेगनेंसी वॉरियर, मुझे ये मौका देने के लिए, ताकि मैं अपनी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकूं और उनको हील होने में हेल्प कर सकूं।